हेलो एवरीवन। आज हम कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग जो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी हमें बताई थी और उसके ऊपर काम किया था। और ये एक प्रोफेसर थे शिकागो में साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में। कोलबर्ग को हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के नाम से जानते हैं और ये इतनी ज़्यादा फेमस थ्योरी इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही बच्चों की मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके बताया था कि कैसे बच्चे अलग अलग जब स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो कैसे उनके अंदर ये एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ये माना जाता है कि इनकी थ्योरी में जैसे कि बोला गया है कि बच्चों की जो मॉरल डेवलपमेंट होती है ना, वो हर स्टेज पे अलग होती है। हम एक ही तरीके से नहीं सोचते हर बारी। बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मॉरल प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, एथिकल वैल्यूज़ अलग होती हैं। जब वो बड़े होते हैं तो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिचुएशंस। और धीरे धीरे जब हम एडल्ट में आते हैं, एडल्टहुड में, तो हमारा व्यू पॉइंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है मॉरल और एथिकल एजुकेशन को लेके। तो ये वाली जो रिसर्च इन्होंने करी थी, इसके काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स भी हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी बिकॉज ही वॉज दी आई थिंक ही वॉज दी ओनली वन जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर इतना रिसर्च किया था। एंड इनका एक बहुत ही फेमस हाइंस डायलेमा करके एक केस स्टडी भी है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया था, जो बच्चों को स्टडी करते टाइम एक थ्योरी का यूज़ किया था जिसमें वो बच्चों की मॉरल जो सोच है या एथिकल जो उनकी वैल्यूज़ है उनको जज करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। तो ये डिलेमा जो है इसको हाइंस डिलेमा बोलते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे अपनी वीडियो में नेक्स्ट टाइम पे, पर अभी हम पहले बेसिकली कोलबर्ग के बारे में समझेंगे कि हु वॉज कोलबर्ग और इनकी क्या थ्योरी थी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम है। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और ये एक प्रोफेसर थे, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। एंड इनकी जो थ्योरी है दैट इज़ नोन एज दी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब इसमें देखो, इसमें भी स्टेजेस की बात करी गई है। इनकी थ्योरी जो थी ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे? ये एक्चुअली पियाजे की जो काम था, पियाजे की थ्योरी थी जो उसका काम था, उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। और इनका भी यही मानना था कि हमारी डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है। तो ही वॉज वन ऑफ दी साइकोलॉजिस्ट जो इस व्यू पॉइंट को मानते हैं कि हम स्टेजेस में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी जो अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, ये भी स्टेजेस के अकॉर्डिंग दी। वही स्टेजेस थी कि बचपन में जैसे अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, फिर एडोलोसेंट, फिर एडल्टहुड, जैसे पियाजे ने करा था तो वैसे ही इन्होंने करा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज बेस्ड ऑन दी वर्क ऑफ स्विस साइकोलॉजिस्ट जॉन पियाजे। तो पियाजे की थ्योरी पे ही बेस्ड था इनका काम, उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया था। पियाजे ने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, इन्होंने उसी स्टेजेस की मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है ये बताया था। सो फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन मॉरल रीजनिंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि मॉरल रीजनिंग कैसे के बिल्ड होती है हमारे अंदर और एथिकल डिसीजन मेकिंग हम कैसे लेते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। ही प्रपोज 6 स्टेजेस। इन्होंने अपनी थ्योरी को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया था और वो जो स्टेजेस हैं उनको 3 कैटेगरीज में डाल दिया था। पहली कैटेगरी इन्होंने ली प्री कन्वेंशनल, दूसरी ली कन्वेंशनल और तीसरी ली इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल वर्ड का यहाँ पे वही मतलब आ रहा है कि जो नॉर्मली चलता आ रहा है, जो नॉर्म्स है। तो कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, जो नॉर्मल माना जाता है। तो छोटी स्टेज में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं। फिर वो जब मिडल और एडोलेसेंट एज में कन्वेंशनल स्टेज पे आ जाते हैं और वो एडल्टहुड में जाते हैं तो वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे आ जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया था। और ये जो स्टेजेस हैं इनमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको इन्होंने बहुत वाइडली स्टडी किया था। अब इसको, इनकी स्टेजेस को जो है ये कह रहे हैं कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस। मतलब जैसे जैसे हमारी स्टेजेस चेंज होती रहती है, हम बचपन से बड़े होते जाते हैं, तो हमारी मॉरल रीजनिंग एथिकल डेवलपमेंट में भी प्रोग्रेस होती रहती है, वो भी चेंज होती रहती है। ईच स्टेज रिप्रेजेंट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। हर स्टेज में हम अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब इन्होंने जैसे स्टेज चेंज होती है वैसे ही हमारी थिंकिंग भी बदल जाती है, इनका ये कहना था। और कहीं कहीं पे तो हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ऐसा उसमें क्या है, जस्टिस के बारे में जब हम सोचते हैं तो
कुछ ऐसी स्टेजेस होती है जहाँ पे बच्चा सिर्फ यही सोचता है कि मैं तभी जस्टिस करूँगा जब मेरे को कुछ मिलेगा वहाँ पे। कुछ स्टेजेस ऐसी हैं, कुछ स्टेजेस में वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्टेजेस में डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट चेंज होती रहती है। तो मॉरल डिलेमा और डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करती है कि मॉरल डिलेमा क्या होता है। डिलेमा होता है जब हम किसी कन्फ्यूजन में होते हैं, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, उसको डिलेमा बोलते हैं। तो कोलबर्ग क्या कहते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट अकर्स थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ मॉरल डिलेमास। जब हम उन डिलेमास को रिजॉल्व करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू द डिलेमास कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, उसको मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। These situations where individuals are forced to choose between conflicting moral principles. कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसे इन्होंने अपनी स्टडी में भी किया था कि बच्चों को कुछ ऐसी सिचुएशंस दी थी जहाँ पे उनको बोला गया था कि यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द ऑप्शन, आइदर आप ये करो या वो करो, दोनों में से जो आपको राइट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है वो बताओ। सो दे वर फोर्स्ड टू चूज बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल जैसे ऑनेस्टी ज़रूरी है या लॉयल्टी ज़रूरी है, दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे। इस तरह के डिलेमास प्रेजेंट किए थे बच्चों को इन्होंने अपनी स्टडी में। कुछ ऐसे सिचुएशंस दी थी जहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही लग रही हैं या दोनों ही चीज़ें गलत लग रही हैं, एंड द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू चूज़ वन ऑफ दिस वैल्यूज़ कि वो दोनों में से किसको चूज़ करेंगे। तो इस टाइप के डिलेमाज इन्होंने अपने स्टडी में यूज़ करे थे ये चेक करने के लिए कि कैसे हर स्टेज में बच्चे की जो चॉइस है वो चेंज हो रही है और उसके पीछे का रीज़न भी चेंज होता जा रहा है कि वो क्यों ऐसा चूज़ कर रहा है। एंड बाय एनालाइजिंग द थॉट प्रोसेस एंड रीजनिंग बिहाइंड द चॉइसेस मेड, फिर वो उनसे पूछते थे कि कैसे आपने ये चॉइस क्यों करा। जैसे ऑनेस्टी वर्सेस लॉयल्टी में अगर किसी बच्चे ने लॉयल्टी चूज़ करा तो क्यों करा, या अगर किसी और ने ऑनेस्टी चूज़ करा तो क्यों करा। तो इस तरह के डिलेमास वो देते थे, प्रेजेंट करते थे सिचुएशन बच्चों को, और उसमें से उनको चूज़ करना होता था। और ये हर स्टेज के इन्होंने उन पे बच्चों पे किया था। जैसे पहले बच्चे जो छोटे होते हैं, फिर जो मिडिल एज में होते हैं, फिर एडोलेसेंट, ठीक है। तो ये समझने के लिए कि कैसे उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहे हैं, एट एवरी स्टेज द मॉरल जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज चेंजिंग। मतलब हर स्टेज पे उनकी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होती थी। छोटा बच्चा कुछ और चूज़ करता है, उससे बड़ा होता है तो वो कुछ और चूज़ करता है, एडल्ट होगा तो वो कुछ और चूज़ करेगा। ऐसा क्यों है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल सेम क्यों नहीं है बचपन से लेके बड़े होने तक। यूजुअली तो हम यही पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। जब हम सब मॉरल सेम मॉरल्स पढ़ते हैं, सेम एथिक्स पढ़ते हैं, तो वाई आर चॉइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हर स्टेज पे क्यों हैं। तो दैट इज़ व्हाट दी जो कहते हैं पर्पस ऑफ द स्टडी जो इनका था ना, वो यही था कि हाउ आर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज चेंजिंग थ्रू आउट दी डेवलपमेंटल स्टेजेस। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल रीजनिंग में कह रहे कि कोलबर्ग बिलीव दैट इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस थ्रू दी स्टेजेस इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी इनकी स्टडी के थ्रू इन्होंने जो डिराइव किया, जो इनकी थ्योरी थी, वो यूनिवर्सल है और वो फिक्स्ड सीक्वेंस में ही चलती है ड्यू टू इंटरनलाइजेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। तो जो जैसे जैसे हम अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को सीखते जाते हैं तो उसी फिक्स्ड सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, एंड इंक्रीज एबिलिटी टू कंसिडर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। और फिर हमें धीरे धीरे जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी बिल्ड होती है एडोलेसेंट एज में, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझ आती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, और उसकी वजह से हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स भी बदल जाते हैं और एथिकल डिसीजन मेकिंग भी बदल जाती है। तो दिस इज़ व्हाट द फोकस ऑफ द स्टडी वाज। ये स्टेजेस इन्होंने दी हैं यहाँ पे 6 स्टेजेस मैंने जो आपको बोला था। पहले इन्होंने प्री कन्वेंशनल को लेवल 1 बोला है, और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 2 तरह की थिंकिंग होती है, एक तो अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट के हमें क्या मिलेगा उसमें, उस टाइप का सेल्फ इंटरेस्ट वाला जो सोच होती है बच्चों की। तो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल, जिसमें ये दोनों आ जाते हैं स्टेजेस, जिसको हम डिटेल में करेंगे। फिर लेवल 2 कन्वेंशनल बोली। कन्वेंशनल में हम गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, नाइस बॉय नाइस गर्ल की हमें अच्छा बन के दिखाना है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो चल रहा है उसको फॉलो करना है, उस टाइप की थिंकिंग हो जाती है। फिर जब हम पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं, जिसको लेवल 3 बोला है, जब एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, सोसाइटी वालों के सामने, दूसरों के सामने, और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। तो ये इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं
ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, लेकिन इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली 2 प्री कन्वेंशनल, बीच की 2 कन्वेंशनल स्टेज और लास्ट की जो 2 है वो पोस्ट कन्वेंशनल है। और ये एज वाइज है, तो एज चेंज होती है, जैसे एक अर्ली चाइल्डहुड से मिडिल चाइल्डहुड में आते हैं तो स्टेज चेंज हो जाती है, मिडिल चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में जाते हैं तो हमारा जो है चेंज हो जाती है थिंकिंग। तो पहली स्टेज जो है ना उससे स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने बोला पहली कैटेगरी हमारी है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल है जब छोटे बच्चे होते हैं, मोस्टली ये वो वाले बच्चे होते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, ठीक है। फॉर्मल स्कूलिंग जस्ट शुरू हुई होती है और उस टाइम पे यहाँ पे इंडिविजुअल मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस। एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये है कि पनिशमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। मतलब अगर हम पहली स्टेज की बात करें, अब इसके अंदर जो पहली स्टेज आती है वो स्टेज 1 है, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन होती है। पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन का मतलब कि जो बच्चा होता है ना वो अपने आप को पनिशमेंट से बचने के लिए जो करता है, जैसे सपोज़ कि अगर उसे पता है कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम गलत है। तो वट एवर इज़ अट्रैक्टिंग द रिवॉर्ड इज़ अ गुड वर्क एंड जिससे पनिशमेंट मिलेगी वो बैड है। दैट मीन्स इनका बेसिकली फोकस क्या है कि हमें अपने पनिशमेंट से बचना है और ओबीडियंट रहना है। अगर हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है तो दैट मीन्स वही ठीक है। तो इनके मॉरल्स किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ऊपर बेस्ड है। तो स्टेज 1 पे फोकस कहाँ है कि जिस चीज़ पे हमें पनिशमेंट मिलेगी वो हमारे लिए ख़राब है या वो काम ही ख़राब है, वो करना ही नहीं है, और जिस चीज़ से रिवॉर्ड मिलेगा वो काम अच्छा है, वो हमें करना है। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा पता नहीं होता है कि देखो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड तो एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है, वो तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे आपको क्या, कभी कभी गलत चीज़ पे भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई आपसे गलत काम कराने के लिए आपको रिवॉर्ड दे सकता है। बट एक बहुत ही छोटी स्टेज है, छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं होती कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड से सिर्फ हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा ख़राब है। तो जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे वो किस पे बेस्ड है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के हैं। चाइल्ड डिज़ायर टू अबाइड बाय सर्टेन नॉर्म्स एंड अवॉइड पनिशमेंट, कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करेंगे ताकि हमें पनिशमेंट ना मिले। दैट इज़ व्हाट इज स्टेज 1। तो प्री कन्वेंशनल में आपकी स्टेज 1 तो ये हो गई। सेकंड स्टेज में कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और एक्सचेंज, मतलब ईगोइज्म की तरफ आ जाता है। ईगोइज्म का मतलब सेल्फिशनेस की तरफ। तो स्टेज 2 आ जाती है प्री कन्वेंशनल में, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। वॉट इज़ इट इन फॉर मी, अगर मैं कोई काम करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं ऑनेस्टी दिखाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं कोई भी मॉरल वैल्यू को फॉलो करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अंडरस्टूड। तो वेयर द अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज डिफाइंड बाय वॉट एवर द पर्सन बिलीव्स इज इन हर बेस्ट इंटरेस्ट। तो फोकस इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन पे है, इंस्ट्रूमेंटल रिवॉर्ड पे है यहाँ पे भी, कि अगर मैं सच बोलूँ मैम को और झूठ ना बोलूँ तो मुझे क्या मिलेगा उससे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे पनिशमेंट से बचना है या मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मेरा क्या इंटरेस्ट है उसमें, मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो अगेन दिस इज़ ये आपकी दोनों प्री कन्वेंशनल लेवल पे आती हैं जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे होते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेजेस हो गई, स्टेज 1 पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। फिर आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में ये आपकी सेकंड स्टेज है, मिडिल चाइल्डहुड के आसपास ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करें, सोसाइटल नॉर्म्स को कैसे फॉलो करें। तो यहाँ पे अगर देखें स्टेज जो आती है इसको स्टेज 3 बोला हुआ है। तो जैसे हमने पहले स्टेज पे लेवल 1, जैसे सपोज ये पहला लेवल है, मैं यहाँ पे लेवल लिख देती हूँ, ये पहला लेवल है। लेवल 1 में एक स्टेज ली, स्टेज 1, स्टेज 2। ऐसे ही अगर हम लेवल 2 पे जाएं, लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, तो इसमें भी ये दोनों स्टेजेस हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 3 में नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है। मतलब क्या है यहाँ पे कि दूसरों के सामने कैसे अच्छा दिखना है, हमें गुड बिहेवियर दिखाना है, हमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, दूसरों के सामने हमें अच्छा दिखना है, लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है।
कंफर्मिंग विद द एथिक्स ऑफ द कम्युनिटी, परसेप्शन ऑफ अदर्स इज इम्पॉर्टेंट, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं डेली खड़ा होकर विश करूँगा क्लास में तो मैम मेरे को बहुत अच्छा समझेगी। अगर मैं कॉपी का काम कंप्लीट करके सबसे पहले रखूँगा तो मैम मुझे बहुत गुड बॉय गुड गर्ल बोलेगी। तो दैट इज़ द मॉरल वैल्यू कि हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखना है, गुड बॉय गुड गर्ल बनना है। और आप ध्यान दो ये स्टेज अभी भी बच्चों वाली ही स्टेज है, बिकॉज यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है, जहाँ पे बच्चे 7-8 साल के होते हैं। तो यहाँ पे फोकस ये रहता है कि हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे अच्छा दिखाएं। फिर अगली स्टेज जब आती है ऑर्डर एंड लॉ ओरिएंटेशन, जहाँ पे चाइल्ड एक्सेप्ट्स कन्वेंशन। कन्वेंशन क्योंकि ये कन्वेंशनल स्टेज ही है। कन्वेंशनल का मतलब जो नॉर्मली जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। क्या ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो हमारे सीनियर है हमें उनकी बात माननी है, जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और जो सोशल ऑर्डर जो रूल रेगुलेशन है जैसे चल रहे हैं उनको वैसे फॉलो करना है, कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे कन्वेंशन को, ट्रेडिशन को, नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना लगता है, रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो। कोई रूल ऐसा हो जिसमें किसी का नुकसान भी हो रहा हो तो भी रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, अथॉरिटीज़ खुश रहेंगे, क्योंकि हमें तो अपने अथॉरिटीज़ को खुश रखना है, अपनी टीचर को, सीनियर को खुश रखना है, तो हमें रूल्स को फॉलो करना है। अगर कोई रूल तोड़ता है, इफ़ एन इंडिविजुअल वायलेट्स द लॉ अदर्स आर लाइकली टू डू द सेम, दस देयर एग्जिस्ट अ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। मतलब कोई अगर रूल तोड़ रहा है तो वो बहुत ख़राब है, वो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि उसको देख के बाकी भी वही करेंगे और उससे पूरा सोशल ऑर्डर ख़राब होगा। यहाँ पे थिंकिंग कैसे बदल गई कि सिर्फ हमें वही मानना है जो चल रहा है, हमें अपना रूल बदलना नहीं है, हमें कन्वेंशंस को तोड़ना नहीं है, ट्रेडिशंस को तोड़ना नहीं है, जो चलता हुआ आ रहा है वही चलना चाहिए, क्योंकि उसी से आगे डिसिप्लिन बना रहेगा। तो इस टाइप का थिंकिंग यहाँ पे बन जाती है। अब देखो थिंकिंग कैसे चेंज हो रही है। अगर हम फिर से देखें कि पहले क्या था, पहले पनिशमेंट से बचने के लिए, छोटे बच्चे डरते हैं ना डांट खाने से, मार खाने से, तो पनिशमेंट से बचने के लिए जो हम करेंगे वही सही है। फिर आया कि थोड़े टाइम बाद कि हमें क्या मिलेगा, अगर हमें इसमें आप अगर टीचर उसको कोई रिवॉर्ड देती है या उसके लिए क्लैपिंग करवाती है या उसको कोई अप्रिसिएशन मिलेगी तो ही वो ये काम करेगा। तो यहाँ पे आ जाती है कि फिर अपने लिए जो सेल्फिशनेस, ईगोइज्म जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि हमें क्या मिलेगा उसमें, जिसमें हमें कोई चीज़ मिलेगी या बेनिफिट मिलेगा वो हमारे लिए बेटर है। फिर क्या हुआ, स्टेज 3 में हमने दूसरों को अच्छा बन के दिखाना है। तो यहाँ पे मोस्टली वो वाले जैसे आपने देखा है छोटी क्लासेस में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टीचर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइप की ओरिएंटेशन आ जाती है कि दूसरे लोग हमसे बहुत खुश होने चाहिए, पेरेंट्स हमसे बहुत खुश होने चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे जिस काम में हमें अप्रिसिएशन मिलेगी वही एक अच्छा काम माना जाएगा। नेक्स्ट स्टेज 4 में क्या हुआ कि जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं उन्हें हमें तोड़ना नहीं है, जैसा बोला जाएगा वैसा ही करना है, कोई कुछ नया नहीं करना है। और अगर कोई वायलेट करता है, क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो बात नहीं मान रहा तो वो बहुत ख़राब बच्चा है, या कोई ऐसा है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो बहुत ही मॉरली बहुत रॉन्ग और बहुत ख़राब इंसान है। इस तरह की थिंकिंग होने लगती है। फिर नेक्स्ट आता है लेवल 3, थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब पोस्ट कन्वेंशनल में क्या कर रहे हैं कि कन्वेंशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पोस्ट कन्वेंशनल है ये। कन्वेंशनल में क्या था कि जो चल रहा है उसी को फॉलो करते जाना है, कि हमें सबके सामने अच्छा बनना है और रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल में क्या हुआ कि अब कन्वेंशनल ब्रेक करने, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ पे एडोलेसेंट एज स्टार्ट हो जाती है, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होने लगी, और चीज़ें समझ आने लगी, दूसरे पर्सपेक्टिव समझ आने लगे, ये समझ आने लगा कि हर चीज़ सही नहीं है, सारे रूल्स ठीक नहीं है, कभी कभार रूल्स ख़राब भी हो सकते हैं, ब्रेक भी किए जा सकते हैं। जस्टिस का मतलब वो नहीं होता हमेशा जो दिखाया जाता है। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स माइंड में आते हैं तो कन्वेंशन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, इसलिए पोस्ट कन्वेंशनल है। तो यहाँ पे अपने खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ बनने लगती हैं। अपने राइट्स क्या हैं उसके ऊपर फोकस चला जाता है कि हमारे खुद के राइट्स क्या हैं। हमें बोला जाता है ऐसा करो वैसा करो क्योंकि रूल है, लेकिन क्या हमारा राइट है, हम कर सकते हैं कुछ कि नहीं कर सकते, व्हाट आर द राइट्स। देन और उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की बात आ जाती है कि कौन सी ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जिससे हमारी डिग्निटी पे अटैक हो सकता है, तो वी शुड अवॉइड दैट। तो यहाँ पे अगर हम पहली स्टेज देखें, स्टेज 5 हो गई अब यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट सोशल ओरिएंटेशन, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इंडिविजुअल राइट्स। इसमें देखो 2-3 नाम लिखे हुए हैं।
कॉन्ट्रैक्ट सोशल ओरिएंटेशन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस है। तो यहाँ पे अब क्या समझ आने लग जाता है बच्चों को कि रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और सोशल एग्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं, कि सारे लोग मिलजुल के जो मान लेंगे, जो सोशली एग्री किया जाएगा वही रूल बना देते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हम रूल बदल भी सकते हैं। ऐसे नहीं है कि रूल एक लिखा गया है पत्थर की लकीर की तरह कि वो कभी बदला नहीं जा सकता। सो दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो आ रहा है कि सोशल एग्रीमेंट है, सब लोग मिलजुल के जो मान जाएंगे उस पर एग्री कर लेंगे वही रूल बन जाएगा, तो वो चेंज भी तो किया जा सकता है। एंड देन दे अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट एग्जिस्ट। डिफरेंट व्यू पॉइंट मतलब मेरे लिए कोई चीज़ ठीक हो सकती है, दूसरे के लिए ख़राब भी तो हो सकती है। इफ़ देर इज़ अ रूल जिसमें मेरे को लग रहा है कि दैट रूल इज़ फाइन, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, बट मे बी किसी और के व्यू पॉइंट से वो रूल बहुत ख़राब हो सकता है या बहुत नुकसान वाला हो सकता है उसके लिए। तो व्यू पॉइंट्स होते हैं। कंसिडर द लार्जर सोशल कंटेक्स्ट इन देयर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, ईगोइज्म ख़त्म हो जाती है। जैसे पियाजे की थ्योरी में भी देखा था हमने कि ईगो सेंट्रिज्म उन्होंने वर्ड यूज़ करा था। बचपन में ईगो सेंट्रिज्म होता है जब बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को देखता है, बड़े होते होते वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कोलबर्ग कह रहे हैं कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से, मतलब लार्जर सोशल कंटेक्स्ट, सबको देख के, सबके पर्सपेक्टिव को समझ के एक लार्जर कंटेक्स्ट में डिसाइड करना सीख जाते हैं। रूल्स मेक सेंस ओनली इफ दे सर्व द राइट पर्पस। नाउ दे अंडरस्टैंड कि रूल्स वही हैं जिससे पर्पस सर्व हो। इफ अ रूल इज सर्विंग द राइट पर्पस देन दैट रूल इज ओके, अदरवाइज वी कैन ऑलवेज चेंज द रूल। तो रूल फिक्स नहीं है, हम उसको अच्छे काम के लिए चेंज कर सकते हैं इफ द रूल इज नॉट करेक्ट। फिर इसी में लास्ट स्टेज जो आती है आपकी, स्टेज 6 आती है, एथिकल यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये तब की बात है जब हम एडल्टहुड की तरफ चले जाते हैं, ऑलमोस्ट यंग एडल्टहुड की तरफ। देन इन दिस स्टेज द सिलेक्टेड प्रिंसिपल्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक आइडियाज़ लाइक रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वालिटी। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन पनिशमेंट या रिवॉर्ड या गुड बॉय गुड गर्ल। वो सब चीज़ें जो होती हैं कॉन्क्रीट चीज़ें वो ख़त्म। अब यहाँ पे फोकस होता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ लाइक रिस्पेक्ट के ऊपर, अपनी डिग्निटी के ऊपर, अपने इक्वालिटी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात करने लगते हैं। अपने इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। एंड पीपल सेलेक्ट द एथिक्स दे विश टू फॉलो। अब यहाँ पे सब लोग हर तरीके की मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को नहीं मानते हैं। दे सेलेक्ट कि हमें क्या क्या चीज़ें, ज़्यादा चीज़ जो हमें अपने लिए चाहिए, हम क्या फॉलो कर सकते हैं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। माई रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनेस्टी, और माई द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉयल्टी। तो मैं लॉयल रहूँ या मैं इक्वालिटी के लिए लड़ूँ, तो इसमें से चूज़ कर लेते हैं कि हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे। वी विल नॉट फॉलो एवरीथिंग, बट जो मुझे लगेगा मेरे लिए ज़रूरी है। तो इट इन्वोक्स अ फील, अब अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, फेलिंग टू डू सो, इट इन्वोक्स अ फीलिंग ऑफ गिल्ट इन देम। तो जैसे अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, कई बार उनको ऐसा होता है कि अथॉरिटी की बात माननी पड़ जाती है, वैसा नहीं कर पाते तो बहुत गिल्ट फील होता है उनको कि वो अपने मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल से हटके कुछ कर रहे हैं। Individuals act in ways that are morally correct and in their best interest society expects of them। जो लीगल तरीके होते हैं, ये जो उनके लगता है कि सोसाइटी के लिए बेस्ट रहेगा, मॉरली अच्छा रहेगा, उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एथिकल यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन हो जाती है कि यूनिवर्सली जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी और सबके लिए एथिकल रहेगी, और मोस्टली उसमें मेरे को क्या चीज़ लगता है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एडल्टहुड और एडोलेसेंट एज की बात है जहाँ पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिल्ड हो जाती है और आप छोटी मोटी पनिशमेंट या रिवॉर्ड की जैसी चीज़ों पे ध्यान ना देके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देते हो, लार्जर पिक्चर की तरफ देखते हो कि एट द एंड पूरी सोसाइटी में क्या चीज़ बेनिफिट करने वाली है। तो अब इन्होंने, आपने देखा कि कैसे इन्होंने जो है सारी स्टेजेस बताई हुई हैं जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि पहले लेवल 1 था प्री कन्वेंशनल, जिसमें पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट पे ध्यान होता है। फिर लेवल 2 आता है कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पे अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाना, गुड बॉय नाइस गर्ल, या लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है कि जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो करना है, कन्वेंशन को। फिर लास्ट में लेवल 3 में बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि
पता चल जाता है कि जिसमें सारे खुश हैं वही रूल है, और रूल बदला जा सकता है, वो कोई फिक्स चीज़ नहीं है। और यूनिवर्सली जो चीज़ सबके लिए लीगल है या सबके लिए बेनिफिशियल है, उसी को हम एथिकल प्रिंसिपल या मॉरल मान के चल सकते हैं। तो ये 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, जो कोलबर्ग ने हमें बताई थी। नाउ अब इनके ना क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हैं इस थ्योरी के। इसके क्रिटिसिज्म इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि ये सिर्फ मेल जो सैंपल हैं, सैंपल मीन्स जिन बच्चों के ऊपर स्टडी करी गई थी वो सिर्फ मेल्स थे, देवर बॉयज़, मतलब छोटे बच्चे बॉयज़ थे। फिर जब एडोलेसेंट में भी उन्होंने मेल्स, या एडल्टहुड में भी जो स्टडी अपने लिए जो सब्जेक्ट्स चूज़ करे थे वो सारे मेल्स थे। उन्होंने गर्ल्स या फीमेल्स के ऊपर अपना रिसर्च बेस किया ही नहीं। कोलबर्ग ने पूरी स्टडी ही मेल पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस रिसर्च का। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने सिर्फ अपने कल्चर के बच्चों पे ही स्टडी किया, दूसरे कल्चर को कंसीडर नहीं किया। इन 2 बातों की वजह से काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म आते हैं इनकी थ्योरी में। एक तो लैक ऑफ इंक्लूसिविटी है। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी मतलब किसी मतलब इसमें दूसरे इंक्लूड नहीं किया, मतलब मेल को ही लिया, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूसिविटी मतलब ही डिड नॉट इंक्लूड ऑल दी जेंडर्स, इसमें सिर्फ फोकस एक ही जेंडर पे था, मेल पे। तो इट वॉज प्राइमरीली कंडक्टेड विद मेल पार्टिसिपेंट्स। थ्योरी में नॉट फुली रिप्रेजेंट मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स जेंडर। अलग अलग जेंडर के मॉरल प्रिंसिपल नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थ्योरी मेल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही बेस्ड करके बनाई गई है, ये पहला क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये कैसे हम जनरलाइज करें कि ये दूसरे जेंडर की भी सेम मॉरल प्रिंसिपल डेवलपमेंट के होंगे। दूसरा, एम्फेसिस ऑन जस्टिस। दूसरा क्रिटिसिज्म ये कह रहा है कि पूरे ही थ्योरी में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जस्टिस पे ही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम मॉरल वैल्यूज़ जब पढ़ते हैं तो हम कई तरह की मॉरल वैल्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें हम सिर्फ जस्टिस के बारे में नहीं पढ़ते, हम लव एंड केयरिंग, शेयरिंग, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या मॉरल वैल्यू का मतलब सिर्फ जस्टिस ही है? पूरी थ्योरी में वो सिर्फ एक जस्टिस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को जस्टिस मिले। एम्फेसिस जस्टिस पे बहुत ज़्यादा है। और जो एस्पेक्ट होते हैं मॉरल वैल्यूज़ के, जैसे केयरिंग, कंपैशन, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, एम्पैथी होती है, ये सारी चीज़ें कहाँ गई? तो वो तो फोकस किया ही नहीं गया थ्योरी पे। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन दी जस्टिस बेस्ड रीजनिंग है खाली। तो थ्योरी इज़ फोकस्ड ऑन दी जस्टिस ओनली। ओके। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है डेवलपमेंटल टाइमिंग को लेके है। ये वही वाला क्रिटिसिज्म है जो पियाजे की थ्योरी में भी था, दैट एक फिक्स्ड सीक्वेंस कर दी है स्टेजेस की और लीनियर प्रोग्रेशन चल रही है कि स्टेजेस बिल्कुल ऐसे बढ़ेंगी जैसे बोला गया है कि यहाँ पे स्टेजेस बिल्कुल इस तरीके से बढ़ती जा रही है और फिक्स्ड सीक्वेंस बताई है। जैसे कि कोलबर्ग की थ्योरी में भी और पियाजे की थ्योरी में भी बिल्कुल फिक्स्ड हैं स्टेजेस कि बच्चा इतने से इतने साल का होगा तो उसकी ये वाली स्टेज होगी और उस टाइम पे वो ऐसे रिएक्ट करेगा, इतना बड़ा होगा तो ये वाली स्टेज होगी और उस टाइम पे ये वाली डेवलपमेंटल होगी। तो वो फिक्स कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन इट बी फिक्स फॉर एवरीबडी? यूनिवर्सली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे बैकग्राउंड या कल्चर या किसी और एनवायरनमेंट से कोई होगा और उसकी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस बिल्कुल सेम होगी और लीनियर होंगी। कभी कभार रिग्रेशंस आ सकते हैं। रिग्रेशंस का मतलब है कोई रुकावट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। बच्चे अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो कोई बीमार हो, या अगर हम सोशली देखें किसी की सिचुएशंस बहुत ख़राब हों, बहुत ही डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से कोई है बच्चा, तो क्या उसकी भी मॉरल प्रिंसिपल ऐसे ही डेवलप होंगे? किसी के पास खाने के पैसे नहीं है तो क्या वो मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा? तो ये लीनियर प्रोग्रेशन और फिक्स्ड सीक्वेंस बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है जो फोकस नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे और तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। और फिर मैंने बोला कल्चर बायसनेस क्यों है? क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो वेस्टर्न कल्चर के बच्चों पे ही बेस्ड है। इन्होंने खाली उन्हीं मेल जो है सब्जेक्ट्स को स्टडी किया था जो वेस्टर्न कल्चर यानी कि इनके अपने कल्चर के थे। तो यूनिवर्सली हम दूसरे कल्चर्स पे इस थ्योरी को कैसे हम जर्नलाइज करें कि दूसरे कल्चर में भी इसी तरीके से मॉरल, क्या पता हो ये भी हो सकता है कि जैसे अब वेस्टर्न कल्चर में तो बोलते हैं कि ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है कि सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। हो सकता है कि हमारे एशियन कल्चर में मॉरल डेवलपमेंट और जल्दी और बेटर हो जाती हो। तो ये कह नहीं सकते कि इनकी थ्योरी हर कल्चर में जनरलाइज हो सकती है।
फिर कल्चरल वेरिएशंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया, हमारे कल्चर के नॉर्म्स वैल्यू बिल्कुल अलग हैं, उनके कल्चर के बिल्कुल अलग हैं, किसी और कल्चर के नॉर्म्स ही अलग होंगे, वैल्यूज़ ही बिल्कुल डिफरेंट होंगी, क्या पता वहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ बिल्कुल ही अलग तरीके से देखी जाती हों, तो वो चीज़ें तो इसमें कहीं कंसिडर नहीं हो पा रही हैं। देन लैक ऑफ क्रॉस कल्चरल सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का मतलब वही है कि जो इन्होंने पार्टिसिपेंट्स लिए थे वो सारे एक ही कल्चर के थे, और जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो दूसरे कल्चर के लोगों पे कैसे हो, इस थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाए, जब सारे ही लोग जिन पे स्टडी करी गई थी वो सारे वेस्टर्न कल्चर के थे और वो सारे ही मेल्स थे, तो वैसे ही ये बायस्ड हो गई। फिर जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा है, जेंडर बायसनेस वही चीज़ हुआ जो मैंने बोला कि फ़ीमेल पर्सपेक्टिव तो लिया ही नहीं, कि फ़ीमेल की जो मॉरल डेवलपमेंट होती है क्या उसमें कोई फ़र्क आता है, क्या फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, क्या वो दूसरे तरीके से सोचेगी एज़ कम्पेयर टू अ मेल। एजम्पशन ऑफ यूनिवर्सल मॉरल डेवलपमेंट, तो में एजम्पशन में ओवरलुक यूनिक सोसाइटल एंड कल्चर फीमेल मॉरल रीजनिंग, यहाँ पे ये बार बार ये बोले से फीमेल है, अगर सपोज फीमेल होती अगर उस मेल की जगह जिन पे स्टडी करी गई थी, तो क्या वो ही उनके अंदर भी उतना ही सेल्फ इंटरेस्ट या उतना ही सेल्फिशनेस होता है जो मेल्स में है, या फीमेल में ज़्यादा हमें केयरिंग नेचर ज़्यादा नज़र आता, या ऑनेस्टी लॉयल्टी ज़्यादा नज़र आती, क्या ये डिफरेंट निकलता कुछ या ये सेम होता, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं क्लियर हो पा रही क्योंकि फीमेल्स के ऊपर स्टडी करी नहीं थी। लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड इमोशन, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि सोशियो इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं, सोशो इमोशनल फैक्टर्स मतलब सोशल बैकग्राउंड कैसा है और इमोशनल बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे की फैमिली का किस तरह का एनवायरनमेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उसमें हम मॉरल वैल्यूज़ का क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, या फैमिली में किस तरह की सिचुएशन है, बहुत ही डिसएडवांटेज सोसाइटी से है फैमिली, पीयर ग्रुप कैसा है, कैसी कंपनी है, कैसे लोगों के बीच में रहता है, अगर वो पीयर ग्रुप ही उसका इतना ख़राब है तो क्या वहाँ पे भी बच्चा इतना मॉरली सोच पाएगा, तो पीयर ग्रुप कैसा है, सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, तो इमोशनल और सोशल एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं किया गया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। तो क्रिटिसिज्म के बाद, अब क्रिटिसिज्म हर थ्योरी में होता है लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा फेमस थ्योरी इसलिए क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि इस थ्योरी में जो बताया गया है वो ज़्यादातर बच्चों में नज़र भी आता है, दैट इज़ वाई इसको हमने इस थ्योरी को कई जगह पे अप्लाई किया है, स्पेशली एजुकेशनल फील्ड में इट हैज़ बीन अप्लाइड, और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं इन दी एजुकेशन वो ये हैं कि इस थ्योरी से हम मॉरल एजुकेशन का करिकुलम बिल्ड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दी थ्योरी टीचर्स कैन यूज़ दी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज अ गाइड, तो उस जो स्टेजेस दी गई हैं कोलबर्ग की थ्योरी में उसको एज अ गाइडेंस लेके टीचर्स कैन डिज़ाइन करिकुलम, मॉरल एजुकेशन का करिकुलम डिज़ाइन करा जा सकता है, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करी जा सकती हैं जो बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट में हेल्प करें, और डिपेंडिंग ऑन कि वो किस स्टेज पे हैं, जैसे मॉरल डिलेमा, जैसे मैंने बोला कि हाइंस डिलेमा जो है वो बहुत ही फेमस है जो कोलबर्ग ने अपनी स्टडी में यूज़ किया था, इस तरह से टीचर्स कैन ऑल्सो यूज़ सम मॉरल डिलेमास, कुछ ऐसी स्टोरीज़ या ऐसी सिचुएशंस बच्चों के साथ शेयर करके और उनसे पूछ के कि आप अगर उस केस में आप होते तो आप क्या चूज़ करते, तो दे कैन ऑलवेज डिज़ाइन सम क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी जहाँ पे बच्चे क्रिटिकली थिंक करें, सोच के जवाब दें, और डिपेंड करके कि कौन सी स्टेज पे वो बच्चा है, ये एजुकेशन में गाइड कर सकती हैं जो कोलबर्ग की थ्योरी की स्टेजेस हैं। नेक्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग, तो एजुकेशन के अलावा हम अपने रियल लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें हमने किस तरीके से अपने एथिकल डिसीजंस को एनालाइज करना है, बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग इंडिविजुअल्स कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन मॉरल डिसीजन, हम अपने मॉरल डिसीजंस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे कि यू कैन ऑलवेज सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि आप कैसे सोचते हो, आप कौन सी स्टेज पे हो और आप ऐसा क्यों सोचते हो, और अपनी ही थिंकिंग को आप और मॉरल रीजनिंग को और बेटर बना सकते हो और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको
लाइफ टाइम एथिकल कंसिड्रेशन में भी हेल्प करती है दिस थ्योरी. इट इज़ नॉट ओनली कि आपको एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन में भी, लाइफ टाइम ड्यूरिंग योर डिसीजन मेकिंग आप कितने एथिकली सोचते हो या कितना मॉरली सोचते हो, उसमें भी ये आपको हेल्प कर सकती है. तो दिस इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी. और बाद में फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, अब इसकी थ्योरी में आगे क्या हो सकता है या क्या काम चल रहा है, बिकॉज जो भी थ्योरीज आती हैं, जो भी रिसर्च होती है, वो वहीं नहीं ख़त्म हो जाती, आगे भी उस पर बहुत काम चलता रहता है. तो पहली चीज़ तो ये है कि स्कूल्स में जो मॉरल करिकुलम डिज़ाइन होते हैं हर स्टेज पे, जैसे छोटे बच्चों की बुक्स में अलग तरह की मॉरल वैल्यूज़ बताई जाती हैं, फिर जब अब बड़े हो जाते हो 11, 12 सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके बुक्स में आप देखोगे कि अलग टाइप की मॉरल एजुकेशन या स्टोरीज़ होती हैं जिससे उनको वैल्यू सिखाई जाती हैं. तो ये डिज़ाइन किया जा रहा है स्कूल्स में करिकुलम, और आगे भी इस चीज़ से हेल्प ली जाएगी. देन साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा कि लोगों की मॉरल जो डेवलपमेंट है या जो उनकी एथिकल डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और करी भी जा रही है कि हम कैसा सोचते हैं, उससे हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो साइकोलॉजी में भी इस चीज़ का बहुत यूज़ किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड दी मॉरल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द पीपल. एंड देन एडेप्टेशन फॉर डाइवर्स कल्चर. क्रिटिसिज्म उसमें यही था कि डाइवर्स कल्चर में नहीं अप्लाई हो पा रही, बट वी कैन ऑलवेज मॉडिफाई द थ्योरी. इसके ऊपर और काम किया जा सकता है और हो भी रहा है. उस रिसर्च को अलग अलग कल्चर्स में अप्लाई करके, अडेप्ट करके, मॉडिफाई करके देखा जा रहा है कि कैसे उस थ्योरी में क्या चेंज आ रहा है. किसी और कल्चर पे करते हैं तो कितना डाइवर्स या कितना अपने जो बताई गई है थ्योरी उससे कितना अलग रिजल्ट आता है. तो वी कैन ऑलवेज अडेप्ट दी थ्योरी, उसको एक बेस मान के हम उसको दूसरे कल्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से वी कैन प्रोवाइड डीपर अंडरस्टैंडिंग टू आवर एथिकल डिसीजन मेकिंग. और यही है हमारी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में जो कोलबर्ग की थ्योरी है, इसको यूज़ करके, इसको अप्लाई करके क्लिनिकल सेटिंग्स में, एजुकेशनल सेटिंग्स में, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इससे हम एक फ़ायदा उठा सकते हैं और अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर को, मॉरल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिल सकती है. तो दिस वाज द कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है. अब इसमें मैंने बार बार आपसे बात की थी कि एक डिलेमा है, हाइंस डिलेमा, जो कोलबर्ग ने अपनी स्टडी में यूज़ किया था जब ये स्टडी कर रहे थे, और उसी के बेस पे ये थ्योरी बनाई थी. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि ये हाइंस, जो पॉपुलर हाइंस डिलेमा है, ये क्या है. और ये भी आपको पता होना ज़रूरी है कि इसमें बच्चों ने क्या आंसर किया था जब उन्होंने ये चीज़ बच्चों से पूछी थी. तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं कोलबर्ग की थ्योरी के बाद. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.